जनवरी 1916 की वो सर्द सुबह। कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था। धुंध की चादर ने हर एक चीज़ को ढका हुआ था। लेकिन उस सर्द माहौल में प्रेसिडेंसी कॉलेज के गलियारे बहुत गर्म थे। कारण कुछ भारतीय बच्चे हंसी मखौल करते हुए कॉलेज के गलियारे से जा रहे थे। साथ के कमरे में क्लास लेते हुए हिस्ट्री के प्रोफेसर E.F. ओटन, उनको ये पसंद नहीं आया। E.F. ओटन अपनी भारतीय घृणा के लिए जाने जाते थे। वो भारतीयों के प्रति नस्लीय भेदभाव और उनको तुच्छ मानते थे। इस बात की चर्चा कॉलेज में हर जगह थी। इस पर उस अंग्रेजी अध्यापक ने छात्रों को बुलाया और उन पे नस्लीय टिप्पणी यानी रेशियल कमेंट किए। ये सुनने के बाद उन भारतीय छात्रों ने इस बात का विरोध किया। वो अंग्रेजी अध्यापक और ज़्यादा भड़क गया और उन्होंने उनसे हाथापाई की। उस अंग्रेजी अध्यापक ने उन बच्चों से हाथापाई की, उन पे हाथ उठाया, उनको मैन हैंडल किया। इस बात की सूचना जब छात्र नेता और छात्र संघ को पता चली तो उन्होंने इस चीज़ की शिकायत के लिए प्रिंसिपल ऑफिस का रुख किया। लेकिन प्रिंसिपल ऑफिस में जाने के बाद और प्रिंसिपल को सारी कहानी बताने के बाद जो उन्हें सुनने को मिला वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोफेसर की गलती ही नहीं मानी। प्रिंसिपल ने उल्टा उन बच्चों को ही कहा कि तुमने कोई गलती करी होगी। और प्रिंसिपल का उस प्रोफेसर को सहारा देने, उसका बचाव करने का पीछे का ये रीज़न था कि वो प्रोफेसर मिस्टर O.F. ओटन वॉज द मेंबर ऑफ इंडियन एजुकेशन सर्विसेज। वो उन कुछ चुनिंदा व्यक्तियों में से था जो उस वक्त भारत की एजुकेशन पॉलिसी डिसाइड करते थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका रुतबा क्या था, उसकी पहुंच कहाँ तक थी। और दूसरी बात, ये था कलकत्ता, अंग्रेज़ों का गढ़। तो उसे किसी चीज़ का डर नहीं था। और अगर बात भारतीयों के प्रति हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। इतना सब कुछ सुनने के बाद छात्र नेता ने बोला कि हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, हड़ताल करेंगे। और उनके आह्वान पर सारे भारतीय बच्चे स्ट्राइक पर चले गए, प्रोटेस्ट पर चले गए। एक बड़ी हड़ताल। बड़ी किस मायने में? बड़ी इस मायने में क्योंकि प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता उस दौर का, बल्कि अभी भी बहुत बड़ा कॉलेज और यूनिवर्सिटी है। पहले वो कॉलेज था, अब यूनिवर्सिटी है। उसका रुतबा अलग था। वहाँ अगर कोई छींक देता था तो वो खबर बन जाती थी। और वहाँ हड़ताल। इस हड़ताल की चर्चा कलकत्ता में ही नहीं, बंगाल में ही नहीं, भारत के, हिंदुस्तान के हर एक अखबार में थी। ये उस वक्त की सुर्खियाँ थीं कि किस तरह एक भारतीयों का समूह अंग्रेज़ों के खिलाफ खुली बगावत कर रहा है। जो एक आंधी चल रही थी आज़ादी के लिए, उसको इससे बल मिला कि हमारे छात्र, हमारी नई पीढ़ी, हमारी न्यू जनरेशन भी इसके प्रति लड़ रही है। माना कि उसके मायने अलग थे, लेकिन वो था एक ही एनिमी के विरुद्ध, एक ही दुश्मन के विरुद्ध। वो थे अंग्रेज। और उन बच्चों की कोशिशें, उन भारतीय छात्रों की कोशिशें रंग लाती हैं। आखिरकार उस अंग्रेज अध्यापक को, उस इंग्लिश टीचर को झुकना पड़ता है और वो उन बच्चों से माफ़ी मांगता है। पूरे देश में खुशी की लहर थी कि हमने अंग्रेज़ों को हरा दिया, हमने अंग्रेज़ों को मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या अखबार, क्या रेडियो, क्या लोग आपस में इस बात को ऐसे खुशियों की तरह मना रहे थे जैसे भारत आज़ाद हो गया हो। कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, और वही हुआ। प्रोफेसर, उस इंग्लिश अध्यापक ने, उस इंग्लिश टीचर ने फिर से कुछ बच्चों को मैन हैंडल किया, मतलब उन पे हाथ उठाया। लेकिन ये गलती उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अब की बार उस अध्यापक को करारा जवाब मिला। उसके गोरे गाल भारतीयों ने लाल कर दिए। ये खबर पूरी यूनिवर्सिटी में आग की तरह फैल गई कि भारतीयों ने रिटेलिएट किया है, उनको, अंग्रेज़ों को मुंह तोड़ जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया है कि वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये बात प्रिंसिपल तक जाती है। प्रिंसिपल ऑफिस में छात्र नेता और बच्चे जिन्होंने मारपीट की थी, उनमें छात्र नेता भी थे। वो देख रहे थे कि बच्चे मारपीट कर रहे हैं। सबको बुलाया जाता है। प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुम लोगों ने धोखेबाजी की, तुमने प्रोफेसर के पीठ पे वार किया है, यूनिवर्सिटी की पीठ पे वार किया है।
तो इस पे छात्र संघ के नेता बोलते हैं, सर आप हम पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हमने पीठ पे नहीं, हमने मुंह पे मारा है। ये सुनते ही प्रोफेसर बुखला जाते हैं, प्रोफेसर का पारा चढ़ जाता है और वो कहते हैं, यू आर द ट्रबलसम मैन ऑफ द कॉलेज, मतलब तुम मेरी नाक के नासूर बन गए हो। तो इस पे वो छात्र नेता कहता है, थैंक यू सर। और जानते हो छात्र नेता कौन था? हमारे भारत माता के पूत, हमारे आदर्श श्री सुभाष चंद्र बोस जी। नेताजी शुरू से ही एक विजनरी पर्सन थे। उनका नेचर काफ़ी रिबेलियन था, और रिबेलियन से यहाँ मतलब कि वो हर किसी से लड़ते भिड़ते नहीं रहते थे। रिबेलियन का मतलब उनसे अनजस्टिस बर्दाश्त नहीं होता था। एक घटना का विवरण करते हुए बताते हैं कि हमारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हमारी एक वेल टू डू फैमिली थी और हमारे घर के सामने एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके लिए मैं हमेशा खाना लेके जाया करता था और ये सोचता था कि हमारे पास खाने के लिए सब कुछ है, पहनने के लिए कपड़े हैं, लेकिन उनके पास क्यों नहीं। और इस थिंकिंग, इस थॉट प्रोसेस का क्रेडिट वो देते हैं स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमहंस की टीचिंग को। वो कहते हैं कि मैंने काफ़ी पहले स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस को पढ़ना चालू कर दिया था 15 साल की उम्र में। इसी वजह से उनके जो दोस्त थे वो भी उन्हीं की तरह बन गए थे। ये देखते हुए उनके फादर, जो एक प्रोफेशनल लॉयर थे और उस वक्त अंग्रेज़ों के लिए हमदर्दी भी रखते थे, वो सोचते थे कि कटक सुभाष के लिए अच्छी जगह नहीं है, तो उन्होंने उनको कलकत्ता भेजने का फ़ैसला किया। लेकिन कौन जानता था कि वो शेर को शिकार करने के लिए एक चिड़ियाघर से निकालकर पूरे भरे जंगल में भेज रहे हैं। कलकत्ता, अंग्रेज़ों का गढ़, अंग्रेज़ों का किला, वो जगह जहाँ 23 जून 1757 में उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारतीय विजय की शुरुआत की। उस वक्त की ब्रिटिश इंडिया की राजधानी, उस वक्त का सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर, वहाँ अंग्रेज़ों का एकमत हुकूमत। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ये हाल था भारतीयों का कलकत्ता में। और ये वो भारतीय थे जो वेल टू डू फैमिली से आते थे, जिनके घर पे पेट पर खाना था, जिनके लिए पहनने के लिए तन पे कपड़े थे और रात पे सोने के लिए सिर पे छत। और सोचे गरीबों क्या हाल होगा। उनका जीवन नरक से भी बदतर था। भूख से बिलबिलाते बच्चे, अर्धनंग शरीर, जानवरों की तरह काम करते हुए अर्धमरे मजदूर, जिनके शरीर पर सिर्फ हड्डियाँ और खाल ही बची थी। वो इतने ज़्यादा चूस लिए गए थे अंग्रेज़ों द्वारा कि उनको अब जीने मरने से कोई परवाह ही नहीं थी। उनके जीवन जीने का कोई भी सहारा नहीं था, उनके जीवन जीने का कोई लक्ष्य नहीं था। ऐसा कलकत्ता इंतज़ार कर रहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। कटक एक छोटा शहर था और नेताजी को बाहरी दुनिया, असली भारत की समझ नहीं थी। लेकिन जब वो कलकत्ता आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि असली इंडिया क्या है, असली भारत क्या है और असली भेदभाव क्या है। वो एक किस्सा बताते हैं कि छुट्टियों के दौरान जब वो एक गांव में उन गांव वालों को जागरूक करने, अवेयर करने गए, तो उन गांव वालों ने उन सारे जो नेताजी और नेताजी के साथ सारे जितने छात्र गए थे, उनके दोस्त गए थे, उनका फ्रेंड सर्कल गया था, उनको पत्थर मारे और उनको बोला कि तुम यहाँ से निकल जाओ। नेताजी को बहुत बुरा फील हुआ कि हम इनकी मदद करने आए हैं और ये हमें ही भगा रहे हैं, हमें ही पत्थर मार रहे हैं, क्यों? उन्हें बाद में समझ आया कि गांव वाले इसलिए डर गए थे क्योंकि उन्होंने नेताजी और नेताजी के फ्रेंड सर्कल को टैक्स कलेक्टर समझ लिया था, क्योंकि बन ठन के सिर्फ वही आते थे इतने अच्छे कपड़े पहन के। ये डर था अंग्रेज़ों का उस वक्त। नेताजी कलकत्ता आने से पहले एक ऐसी तलवार की तरह थे
जो मजबूत थी, भरोसेमंद थी, लेकिन धारदार नहीं थी। वो अपने विरोधी को चोट तो पहुंचा सकती थी, लेकिन उसको मार नहीं सकती थी। युद्ध में वो सामने वाले को आघात पहुंचा सकती थी, लेकिन उसका काम तमाम नहीं कर सकती थी। कलकत्ता में भारतीय पर होते अन्याय और जुल्म ने उस तलवार पर हथौड़े की तरह काम किया, और वो तलवार जब धारदार हो गई, वो तलवार जब तैयार हो गई, अब वो तलवार विरोधी का काम तमाम कर सकती थी। उस तलवार की चमक पूरे देश ने ही नहीं, पूरे विश्व ने देखी। कॉलेज के उस इंसिडेंस के बाद नेताजी काफ़ी विख्यात हो गए थे, लेकिन उन्हें उस चीज़ का हर्जाना भी देना पड़ा। अपने कॉलेज से बाहर निकाल दिया, लेकिन उनकी अर्जी पे उनकी बात दोबारा सुनी गई और मुखर्जी कमीशन के सामने उन्हें पेश किया गया। जब मुखर्जी कमीशन ने इस इंसिडेंस के बारे में पूछा तो नेताजी अपनी गलती मानने से बिल्कुल इनकार करते हुए बोले कि गलती उनकी थी, और कॉलेज में होते हुए भेदभाव पर खुल के बात की, खुल के बोला। मुखर्जी कमीशन ने उन्हें रस्टिकेट कर दिया। फाइनली वो अपने घर कटक वापस गए। ट्रेन में बैठे वो सोच रहे थे, ये मैंने क्या किया, मेरा पूरा जीवन, मेरा पूरा भविष्य अंधकार में आ गया। वो इसी बात को लेकर काफ़ी मायूस थे। फिर उन्हें स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स याद आई, जो कहती है, अगर तुम सच और न्याय के लिए लड़ रहे हो, भेदभाव के खिलाफ डट के खड़े हो, अगर तुम उन लोगों के लिए लड़ रहे हो जो दबाए जा रहे हैं, और अपने पथ पे ईमानदारी से चल रहे हो, तो तुम्हें अच्छे बुरे स्थिति की परवाह नहीं करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की इस टीचिंग से उन्हें काफ़ी सहारा मिला, उन्हें काफ़ी ज़्यादा विश्वास अपने अंदर पैदा किया। उसके बाद उनकी स्टडी रिज्यूम हुई। वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में गए। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने अपनी फ़िलोसफी में ग्रेजुएशन की, और उसके बीच बीच वो लोगों की मदद भी करते रहते थे। अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद जब वो घर गए तो उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस जी ने उन्हें कैम्ब्रिज में जाके ICS की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। कैम्ब्रिज में जाने के बाद उन्होंने 8 महीने के अंदर दिन रात तैयारी की, अपनी जी जान लगा दी, और ICS में 4th रैंक हासिल की। पूरा परिवार खुश था, उनके पिताश्री खुश थे, उनके भाई खुश थे, लेकिन खुश नहीं थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने बोला कि मैं ICS ज्वाइन नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ इसीलिए पेपर दिया, इसीलिए एग्ज़ाम दिया कि मुझे अपनी यूरोपियन पे सुपीरियरिटी प्रूव करनी थी। और नेताजी ने ICS ना करने की ठानी। इस डिसीजन के बाद, ICS ना ज्वाइन करने के डिसीजन के बाद, ना कि उनके पेरेंट्स बल्कि इंग्लिश पर्सन भी शॉक थे। उनके पास अंडर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया गए और उन्हें बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो। इस पर सुभाष चंद्र जी ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ रहते हुए अपने भारत देश की तरक्की, आज़ादी के लिए पूरे मन से काम नहीं कर पाऊँगा, और मैं ICS को लात मार रहा हूँ।